हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज हम आपका CBSE का जो आपका सामाजिक विज्ञान का सैम्पल पेपर CBSE ने इशू किया है टर्म 2 का, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। आपकी स्टार्टिंग में ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इन जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या करना है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि आपके 5 सेक्शंस हैं ABCDE, ठीक है। उसमें जो आपका सेक्शन A है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखने हैं जो 2 नंबर के हैं आपके। और सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, जिसको आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 6 से 8 तक है। सेक्शन सी में आपको 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग आंसर लिखना है आपको, वो 5 नंबर का है। और जो सेक्शन डी है आपका वो 11 और 12 है, वो केस आधारित प्रश्न है। उसमें आपको एक केस दिया जाएगा, एक कथन दिया जाएगा या कुछ पैरा दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और सेक्शन नंबर ई जो आपका है उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका मैप बेस्ड है। इसमें आपको मानचित्र दिया जाएगा और उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो अंकित करने के लिए कहा जाएगा वो आपको अंकित करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसने ये कहा है कि आपको कोई ऐसा अलग से विकल्प नहीं मिलेगा, अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो आपको विद इन क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे एक ही क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट्स दे दिए, उसमें से आपको एक पार्ट करना है, ऐसे ऑप्शन आपको तभी के तभी दे दिए जाएंगे। वो कह रहा है कि इसके अलावा जहां आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग को प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कोई निर्देश है जो उनको अलग देना है तो उन्होंने अलग लिखा हुआ है। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स। इस क्वेश्चन में इस जो पहला क्वेश्चन है इसके मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं। हालांकि वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर का है, तो इसमें से आप किन्हीं 2 पॉइंट्स को भी अच्छे से लिख देते हो तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 2 या 3 पॉइंट्स को अगर लिख देते हो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं, भारत के शहरों और कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसको गांव जब वो शहरों और कस्बों तक पहुंचा तो वहां पर असहयोग आंदोलन कैसे पता चला कि कैसे शुरू हुआ वहां पर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसकी शुरुआत शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारी से हुई। तो सबसे पहले जो शहरों में किस वर्ग ने सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन किया सहयोग आंदोलन में, मध्यम वर्ग ने, यानी कि मिडिल क्लास लोगों ने। सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया गया, वकीलों ने अभ्यास छोड़ दिया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़े जलाए गए। स्वदेशी वस्तुओं की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप भारत की मिलों और हथकरघा उत्पादन में वृद्धि हुई। अब वो कैसे बता रहा है कि मध्यम वर्ग ने पार्टिसिपेट तो किया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो सरकार ने स्कूल चलाए हुए थे, कॉलेज चलाए हुए थे, उनको स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, वकीलों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया कि इन्हें बंद किया जाए और विदेशी कपड़े जलाए गए। इस तरह से जब सारे विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया तो स्वदेशी सामान की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो उसमें क्या था कि भारत की जितने मिलें थी और हथकरघा था, जहाँ पर हाथ से सब कुछ बुनकर तैयार किया जाता था, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पर्यटन को एक व्यापार क्यों माना जाता है। पैसे के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। अब व्यापार आप जब जानते हो, व्यापार क्या होता है, जब आप किसी सामान के बदले पैसा लेते हो या कोई और सामान लेते हो उसे आप व्यापार कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। वो कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में आपको पता है कि पर्यटन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में जो है भारत में एक उद्योग के रूप में उभरा है। इसके कुछ कारण क्या हैं, इसमें क्या होता है कि टूरिज्म से जो पर्यटन होता है उससे फ़ायदा क्या होता है भारत में। पहला, यह हस्तशिल्प को मदद करता है। अब देखो, आप बाहर से टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, बाहर से जब टूरिस्ट आते हैं तो वो हमारे भारत में लोगों द्वारा हाथ से बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं और उसको खरीदते हैं। जब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि बहुत से लोग सीधे इस उद्योग में लगे हुए हैं और जीविका कमा रहे हैं। पर्यटन में क्या होता है कि कुछ लोग सीधे ही इस उद्योग में लगे हुए हैं, जैसे कि आप सबसे छोटे तौर पर लेते हैं कि गाइड बन जाते हैं, टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं या फिर ट्रैवल एजेंसीज में आ जाते हैं, है ना, जो पर्यटन में हेल्प करते हैं, मतलब ओवरऑल जो आपके पर्यटन में हेल्प करते हैं, जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं वो भी आपके पर्यटन में हेल्प करते हैं एक तरह से। तो जितने भी ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली इस पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं और अपना जो कमाई है वो कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत में मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म का तेजी से बढ़ता बाजार है। अब क्या बोल रहा है वो कि पर्यटन केवल आना जाने तक सीमित नहीं रह गया है,
पर्यटन में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मेडिकल टूरिज्म होता है, मतलब कि मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो जगह जगह जाते हैं लेक्चर देने के लिए। इको टूरिज्म होता है, इकोनॉमिस्ट जाते हैं। एडवेंचर टूरिज्म होता है, लोग बंजी जंपिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर देश में जाते हैं, या फिर कोई और एडवेंचरस गेम खेलने के लिए किसी और देश में जाते हैं, तो उसमें आपस में ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल से क्या होता है कि पर्यटन बढ़ता है देश का। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। आप क्या करते हैं कि हम किसी और देश में घूमने के लिए जाते हैं, तो किसी और देश के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, तो जब यहाँ पर वो अच्छी चीज़ें देखते हैं उसको अपने देश में जाकर बताते हैं, या हम कहीं और से कुछ अच्छा देख कर आते हैं तो उसको अपने देश में आकर बताते हैं। तो उससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है। हम दूसरे लोगों से, दूसरे देश के लोगों से भी पास आते हैं, और अपने लोगों से भी पास आते हैं। ये हमारी विरासत और संस्कृति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में मदद करता है। ये कहता है कि हमारी जो विरासत और संस्कृति है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय लोग क्या सोचते हैं। वो बाहर से जो लोग आते हैं, जो लोग देखते हैं, हमारी विरासत को देखते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, हमारी इतनी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको देखते हैं, उनके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, उसे समझने में बहुत हेल्प मिलती है जब हम आपस में पर्यटन के थ्रू जो है आपस में व्यापार करते हैं, या पर्यटन के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। रिजर्व बैंक को वो कह रहा है कि रिजर्व बैंक का भारत में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। पहला पॉइंट क्या है, ये भारत के शीर्ष बैंकिंग पदानुक्रम में शीर्ष स्थान रखता है, यानी कि भारत में जितने भी बैंक हैं उनमें सबसे टॉप पर, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर ये रिजर्व बैंक आता है। सेकंड पॉइंट, ये सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने का प्रभारी होता है, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी नोट जारी किए जाएंगे, जिनको आप करेंसी कहते हो, पैसा कहते हो, जो देश में चलता है, वो कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक। तीसरा, ये सरकार के बैंकर और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है, मतलब सरकार को जो भी पैसा चाहिए होता है या सरकार जो भी पैसा देती है, और वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियली किस पैसे के रिगार्डिंग किसी भी बात में अगर सरकार को सलाह चाहिए होती है तो उसके लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक काम करता है। फोर्थ, ये देश की मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अब ये देश की जो मौद्रिक नीति है, किस हिसाब से मुद्रा बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए, कितना पैसा छपना चाहिए, किस हिसाब से छपना चाहिए, उसमें ये कारगर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सुनिश्चित करता है कि बैंक हर समय एक निश्चित नकदी भंडार बनाए रखे। मतलब इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के अंडर सारे बैंक आते हैं, ठीक है, तो वो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि बाकी जितने भी बैंक हैं उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ नकदी, मतलब कुछ पैसा कैश हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नीचे दी गई तालिका में डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब वो कह रहा है कि इसमें नीचे डेटा पढ़ो और उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है उसका जवाब दो। तो वो आपको टेबल में क्या दिखा रहा है, भारत में तैयार स्टील का कुल उत्पादन। अब वो कह रहा है कि भारत में कितनी स्टील तैयार हुई है, ये वो आपको बता रहा है। तो पहला आपका क्या है, वर्ष बता रखा है, और फिर इसका उत्पादन बता रखा है मिलियन टन में कितना हुआ है। तो 2015-16 में 106.60 मिलियन टन, 2016-17 में 120.14 मिलियन टन, 2017-18 में 126.85 मिलियन टन, 2018-19 में 101.29 मिलियन टन, और 2019-20 में 102.62 मिलियन टन। ये कहाँ से लिया गया डाटा, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से। तो अब इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि 2015-16 और 2019-20 के आंकड़ों की तुलना करो, और 2019-20 में स्टील के उत्पादन की कमी का कोई कारण बताओ। अब देखो, वो कह रहा है 2015-16 का उत्पादन 106.60 मिलियन टन, और 2019-20 का उत्पादन 102.62 मिलियन टन, यानी कि कम हो गया उत्पादन। आज ये पागल हो गया है क्या? उसके कहने का मतलब है कि 2015-16 और 19-20 के आंकड़ों की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि 15-16 में 106 की जगह 19-20 में आकर 102 ही रह गया, यानी कि कम हो गया। तो वो कह रहा है कि 19-20 में जो ये कमी आ गई स्टील के उत्पादन में, इसकी कारण क्या है। तो इसका कारण क्या बता रहा है कि कोयले की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता। अब आपको सबको पता होगा कि जो कोयला होता है वो अनवीकरणीय स्रोत होता है हमारा प्राकृतिक, है ना। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं कि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए इन्हें दोबारा बनाना आसान नहीं होता। तो अब कोयले की उच्च लागत है। अब स्टील बनाने के लिए कोयला बहुत मात्रा में लगता है, तो इतनी मात्रा में कोयला लगता है और उपलब्ध सीमित मात्रा में, उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, दोबारा तो नहीं बन सकता अगर ख़त्म हो गया तो इसीलिए क्या होता है कि
क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता, ज़्यादा मात्रा में नहीं अवेलेबल हो सकता, इसीलिए स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता। और जैसे जैसे कम होता जा रहा है वो, इसीलिए स्टील की उत्पादकता जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, स्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है। वो कह रहा है कि स्टील का उत्पादन जो होता है और कितनी खपत होती है उसकी, उसको आप देश के विकास के सूचकांक के रूप में, मतलब देश के विकास के रूप में कैसे देख सकते हो कि मतलब स्टील की जितनी खपत हो रही है या जितना उत्पादन हो रहा है उससे हम देश के विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे। स्टील जो है वो अधिकांश भारी उद्योगों का एक मूलभूत घटक है। मतलब जितने भी भारी उद्योग होते हैं, चाहे कितने भारी उद्योग ले लो, चाहे ट्रक ले लो, ट्रक बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, फैक्ट्री बनती हैं, तो जितने भी ये बड़े बड़े उद्योग होते हैं इनका एक मूलभूत घटक होता है, मतलब स्टील यूज़ होता ही होता है। और इसका उत्पादन और खपत देश के औद्योगिकरण के स्तर को दर्शाता है। तो जिस जिस हिसाब से इसका उत्पादन होता है और जिस हिसाब से इसकी खपत होती है, उससे क्या होता है, हमारे देश के औद्योगिकरण के बारे में भी पता चलता है कि कितना औद्योगिकरण हमारे देश में बढ़ रहा है और चल रहा है। औद्योगिकरण जितना ज़्यादा होगा देश उतना ही अधिक विकसित करेगा, तो औद्योगिकरण जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। औद्योगिकरण कैसे पता चलेगा हमें बढ़ रहा है, यानी स्टील के उत्पादन और खपत से। सेक्शन ए आपका खत्म हो गया, आप सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। तो इसका क्वेश्चन है आपका पहला, वो कह रहा है कि अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, समझाओ। वो कह रहा है कि गांव में ज़्यादातर लोग जो होते हैं अभी भी उधार लेने पर ही विश्वास रखते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सीमित उपलब्धता। वो कह रहा है कि ज़्यादातर ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, ज़्यादातर जो गाँव होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक अवेलेबल नहीं है। तो बैंक नहीं होते हैं तो वो ज़मींदारों से जाके उधार लेते हैं, या कोई अमीर और आदमी होता है तो उससे जाके उधार ले लेते हैं। दूसरा क्या है कि औपचारिक ऋण प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह स्थापित नहीं है। प्रॉपरली लोन लेने की जो सुविधा है, एक तो बैंक उपलब्ध नहीं है, उसके अलावा भी अगर प्रॉपरली जो लोन लेने की जो सुविधा होती है, प्रोसेस होता है, वो प्रॉपरली गांव में अभी अवेलेबल नहीं है। तीसरा क्या है कि बैंक की तुलना में अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि पहली एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया है जो उधारकर्ताओं पर दस्तावेज सत्यापन आदि का बोझ नहीं डालती। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बैंक की तुलना में अनौपचारिक स्रोत प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि बैंकों में जो व्यक्ति होता है उसको बहुत सारे दस्तावेज सत्यापन आदि का सब करना पड़ता है। सब दस्तावेज जमा कराओ, फोटो जमा कराओ, उसको सत्यापित करा के लाओ, है ना, अटेस्ट करा के लाओ। अनौपचारिक में क्या होता है, आपने किसी आदमी से उधार लिया, आपने उसको बोला कि भाई इतने % ब्याज पर वो आपको उधार देगा और आपको ब्याज लगाता रहेगा और आपको देना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना कुछ। इसलिए भी इन चीज़ों से बचने के लिए भी गांव वाले क्या करते हैं, गांव में ज़्यादातर वो है अनौपचारिक ऋण ले लेते हैं। अगला क्या है कि समपार्श्विक की अनुपस्थिति एक प्रमुख कारण है जो गरीबों को बैंक से ऋण प्राप्त करने से रोकता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि समपार्श्विक की अनुपस्थिति क्या होता है, ज़्यादातर किसानों के पास अपनी ज़मीन तो होती नहीं है, तो वो क्या रखेंगे, गिरवी नहीं रख सकते, है ना। तो प्रॉपरली एक्चुअली कहीं लोन लेने जाएंगे तो उसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो उसमें क्या करते हैं कि समपार्श्विक, ज़्यादातर किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, लेकिन गांव का जो अपना ही आदमी होता है उससे जब आप उधार लेने जाते हैं तो वो आपको उधार दे देता है, क्योंकि वो आपको जानता है, तो आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। कुछ तो ये भी है, और बैंक ऋण इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कुछ गिरवी रखने को ही नहीं होता। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन कि ग्रामीण लोगों को अमीर परिवारों से अनौपचारिक तरीकों से आसान ऋण मिल जाता है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि किसी अमीर व्यक्ति से जब वो उधार लेने जाते हैं तो वो अमीर आदमी, क्योंकि उसे जानता है, वो आराम से उधार दे देता है और उस हिसाब से ब्याज लगा देता है। उसे कहता है वो मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, उसके बदले में इतना ब्याज लूँगा, तो मुझे ब्याज दे देना। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है वो आपको, अथवा आपको उस क्वेश्चन में से या इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूह ऋण लेने वालों को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में किस प्रकार सहायता करते हैं, समझाओ। अब ये कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह होते हैं गांव में, तो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो जो उन लोगों को जिनके पास ज़मीन की कमी है और वो प्रॉपर तरीके से लोन नहीं ले सकते, इस समस्या को वो कैसे सुलझाते हैं। अब वो बता रहा है कि पहले स्वयं सहायता समूह होता क्या है, SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, ये ग्रामीण भारत में लोगों का समूह होता है, यानी कि गांव में ही एक कुछ लोगों का जो 15-20 लोगों का समूह यानी कि ग्रुप बन जाता है।
हाँ वो उधारकर्ता को संपार्श्विक की कमी दूर समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। ये बता रहा है कि हाँ वो दूर करते हैं। कैसे? समूह के सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए समूह से ही छोटा ऋण ले सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक तरह से जैसे कमेटी होती है ना, स्वयं सहायता समूह का मतलब वही है। इसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है, 15-20 लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ, उन्होंने कुछ पैसे आपस में जोड़कर इकट्ठे कर लिए। अब अगर उनमें से किसी एक को ऋण चाहिए तो वो उसी ग्रुप में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो उसी में से आसानी से ऋण ले सकता है और बाद में उसको धीरे धीरे करके चुका सकता है ना। देखो ये लिखा, समूह साहूकारों से कम ब्याज दर वसूल करता है जो उन्हें अपने ऋण को बड़ी आसानी से चुकाने में मदद करता है। अब स्वयं सहायता समूह होता है वो कोई बड़ा ब्याज नहीं लगाते हैं, वो बहुत कम ब्याज दर वसूल करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो उधार लेने वाला है उस पर कोई बोझ नहीं रहता कि मुझे इतना ब्याज भी चुकाना है और मूल भी चुकाना है, तो वो आसानी से चुका देता है। बैंक के समूहों को उर्वरक, बीज, कच्चा माल खरीदने जैसी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण देता रहता है। अब स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, यानी कि बैंक जो गांव में अगर कोई बैंक अवेलेबल होगा तो वो ऑफिशियल ग्रुप बना होगा स्वयं सहायता समूह को, तो बैंक को भी ये चीज़ आइडिया रहती है, तो बैंक क्या करता है कि उनको उर्वरक, तेल, कच्चा माल वगैरह जो भी जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है उसके लिए उनको पैसा या लोन जो है वो दे देता है आसानी से। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के लिए निर्माण खंड के रूप में उभरे हैं क्योंकि समग्र रूप से समूह है जो ऋण की अदायगी के लिए जिम्मेदार है। भुगतान न करने की स्थिति में समूह के सदस्यों द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाता है। अब क्या होता है कि ये एक ग्रामीण जो गरीब होते हैं उनके लिए निर्माण खंड होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई अगर उधार नहीं भी चुका पाता, मान लीजिए किसी ने पैसा लिया और उसने उसका उधार नहीं चुकाया, तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसको इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है कि उसने पैसा क्यों नहीं दिया, क्या कारण है कि वो पैसा नहीं दे रहा, और उससे पैसा लिया जाता है या और वो अपने आप में मतलब सेल्फ एडजस्टमेंट होती है, वो अपने आप में एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसकी। इस वजह से क्या होता है, बैंक इन समूहों में संगठित महिलाओं को बिना किसी जमानत के पैसा दे देता है। इस प्रकार इन समूह के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण मिल जाता है जो छोटी किस्तों में चुकाने योग्य होता है। वो इसमें अगर कोई महिलाएं भी होती हैं तो उनको बिना जमानत के बैंक वैसे ही पैसा दे देता है, और उससे क्या होता है कि क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा छोटी ब्याज दरें होती हैं तो इनकी किस्तें भी छोटी होती हैं, तो वो किस्तें जो होती हैं वो गाँव के गरीब को चुकाने में बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरह से भाग लिया। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी ने जो स्वराज के लिए युद्ध शुरू किया था, जो आंदोलन शुरू किया था और असहयोग आंदोलन चलाया, उस असहयोग आंदोलन में जो आदिवासी किसान थे, एक तो आपके गाँव के किसान हो गए, एक जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने किस तरह से लिया इस आंदोलन को, वो बताना है। तो आंसर है, अन्य सभी स्थानीय विद्रोहों की तरह आदिवासी लोगों ने भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। जिस तरह से बाकी लोग दुखी थे भारत के, उसी तरह से आदिवासी लोग भी उसी तरह दुखी थे और वो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विद्रोह करना चाहते थे। सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए वन भूमि को बंद कर दिया था, जिससे उन्हें उनके आजीविका और पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, अब आदिवासी लोग हैं, आदिवासी तो जंगल में रहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज सरकार ने जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके लिए वन भूमि को बंद कर दिया। अब क्या था कि अपने पास जो उनके पास जानवर थे वो ना तो उनको चराने ले जा सकते थे, ठीक है, और ना ही जंगल में उगने वाली किसी वनस्पति का, फल फ्रूट का उपयोग कर सकते थे, अपनी आजीविका, ना लकड़ी काट सकते थे, तो अपनी आजीविका कैसे चलाते, तो उनको अपनी आजीविका चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आदिवासी किसानों ने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया। अब वो ये बता रहा है कि आदिवासी किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया तो किसके नेतृत्व में किया, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी के अल्लूरी सीताराम राजू। यद्यपि वो महात्मा गांधी की मानता को स्वीकार करते हैं और लोगों को खादी पहनने और शराब पीने के लिए राजी करते हैं, उन्होंने उनके द्वारा प्रचारित स्वराज को विचार को नहीं अपनाया। क्या मतलब है, मतलब ये है कि हालांकि वो मानते थे कि महात्मा गांधी बहुत महान है और वो देश को मतलब आज़ाद करना चाहते हैं, और उनका भी यही मानना था कि खादी पहननी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो उनके स्वराज के विचार थे, अहिंसात्मक विचार जो थे, उनको वो नहीं मानते थे। वो बल प्रयोग को ही भारत की मुक्ति का एकमात्र साधन मानते थे। नतीजतन उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। वो मानते थे कि बल प्रयोग से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है, ये ऐसे नहीं मानेंगे अंग्रेज़ों का कहने का मतलब ये था। इसलिए उन्होंने क्या किया, पुलिस अधिकारियों, जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे, उन पर हमला किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, छुपकर युद्ध करने का। ये रणनीति महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के संदेश से विचलित थी, यानी कि ये जो नीति थी जो सीताराम राजू ने अपनाई थी, ये महात्मा गांधी के अहिंसावादी नीति से अलग थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वो कह रहा है कि हमारा जैसा देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। पहला,
ये राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से कराए हुए चुनावों में खड़े होते हैं, आप वोट देते हो, ठीक है। आप किसको वोट देने जाते हो? पार्टी को वोट देने जाते हो। तो पार्टी क्या होती है? दल, राजनीतिक दल। आप किसी एक राजनीतिक दल को वोट देने जाते हो, आप किसी व्यक्ति को वोट देने नहीं जाते हो, है ना। आप किसी पार्टी को वोट देने जाते हो तो वो लोकतांत्रिक दल ही है। तो ये जब हम लोग किसी राजनीतिक दल को चुनते हैं, उस प्रोसेस के लिए ही वो चुनाव में खड़े होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से वो चुने जाएंगे। जब भी राजनीतिक दल चुना जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा, यानी हम वोट करेंगे तब चुना जाएगा। उन्होंने मतदाताओं के चयन के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रमों को सामने रखा। तो वो क्या करते हैं कि हम अपने विभिन्न विभिन्न एजेंडा रखते हैं कि जी हम जीत गए तो हम ऐसा करेंगे, हम जीत गए तो हम वैसा करेंगे। तो वो अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। क्योंकि राज्य और केंद्रीय विधायिका के सदस्य एक निश्चित दल के होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि पार्टियां कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अब कानून बनाने में विधायिका का पार्ट होता है, विधायिका बनाती है कानून, है ना। तो उस विधायिका में जो लोग होते हैं जो बनाते हैं कानून को, उसमें राज्य और केंद्र दोनों के नेता होते हैं, और वो एक निश्चित दल के होते हैं, एक निश्चित राजनीतिक दल के होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक दल होता है वो कानून बनाने में भी बराबर निर्णायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या है कि वो या तो सरकार या विपक्ष की भूमिका ग्रहण करते हैं। अब आपको पता है कि एक राजनीतिक दल जीतता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका विपक्ष बन जाता है ना। तो कोई भी राजनीतिक दल होगा वो या तो सरकार में होगा, या उसकी सरकार चल रही होगी, या फिर वो विपक्ष में होगा। दोनों ही लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब कि एक पक्ष होता है और विपक्ष होता है, वो दोनों संतुलन बना के रखते हैं। पार्टियां विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता के बीच लगातार प्रचार करके जनमत को आकार देती हैं। अब पार्टियां क्या करती हैं? अब मान लीजिए किसी पार्टी का किसी को कोई काम पसंद नहीं आया, जो राजनीतिक दल सरकार में है उस राजनीतिक दल का अगर कोई काम समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन है, तो आगे क्या करते हैं? संसद में उस बात को विपक्ष पार्टी जो होती है वो उठाती है और जनता के बीच लगातार इस बात का प्रचार करके जनमत को आकार देती है। मतलब जनमत को अवेयर करती है, उनको आगाह करती है इस चीज़ से कि ये काम नहीं हो रहा है या वो काम नहीं हो रहा है। या फिर जिसकी सरकार होती है वो अगर कोई काम करते हैं तो वो भी जन प्रचार करके हम बताते हैं कि हाँ हमने ये काम किया, हमने ये कहा था, हम नहीं किया, तो वो जनमत को आकार दे देते हैं। सेक्शन सी है आपका क्वेश्चन नंबर 10। लोकतंत्र की स्वयं का समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं एक परिणाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो कह रहा है कि लोकतंत्र जो है वो अपने को ही समर्थन करता है, और अपने को ही समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो लोकतंत्र में होती है, जिसे अनदेखा आप नहीं कर सकते। इसको आपको उदाहरण सहित बताना है। लोकतंत्र क्या होता है? सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, क्योंकि ये लोगों को अपने नेताओं को चुनने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है। यानी कि लोकतंत्र जनता को इस बात की इजाज़त देता है कि जो आपको देश चलाएगा, जिस देश में आप रह रहे हो, वो जो उस देश को चलाएगा उसको चुनने का अधिकार आपको दे रहे हैं हम। तो जनता को लोकतंत्र में इस बात का अधिकार मिलता है कि वो सरकार चलाने वाले नेता को चुन सकती है। चुनने का अधिकार लोगों को एक शक्ति देता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा समर्थन है। क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार जनता को दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा एक समर्थन प्राप्त करता है लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र में सरकार में ही जो लोग क्या होते हैं? जनता द्वारा बनाए गए तंत्र में जनता को एक्चुअली इस बात की पावर होती है कि वो सरकार को चुन सकती है। ये व्यवस्था अपने आप में ऐसी है जिसे जनता द्वारा तानाशाही या सैन्य शासन जैसे नियमों के अन्य रूपों को पसंद किया जाता है। यही कारण है कि जनता जो है वो तानाशाही या फिर सैन्य शासन जैसे नियमों के ऊपर लोकतंत्र को जगह देती है। लोकतंत्र की कुछ अन्य विशेषताएं क्या हैं? जवाबदेही। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जनता ने किसी सरकार को चुना तो सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो जाती है। अगर वो उस 5 साल के कार्यकाल में अपना वो काम नहीं करती जो जनता को उसने वादा किया है, तो जनता क्या करती है? दूसरे राजनीतिक दल को वोट दे देती है और वो सरकार खत्म, गिर जाती है ना। तो जनता के हाथ में ये पावर है। तो एक प्रकार से सरकार के ऊपर जनता के प्रति जवाबदेही होती है कि उन्हें कल को जवाब देना पड़ेगा जनता को कि उन्होंने जो काम कहा था वो नहीं किया, है ना। पारदर्शिता। लोगों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। पारदर्शिता के रूप में मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो काम कर रही है वो जनता को दिखाई देता है, या अगर कोई ऐसा काम है जो सरकार ने कहा और नहीं किया तो जनता इस बात के लिए पूछताछ कर सकती है। ये बात की पारदर्शिता दी हुई है सरकार में कि आप इस बात का सवाल जवाब कर सकते हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, आपसे जुड़ा हुआ कोई काम था वो काम क्यों नहीं हुआ। गैर लोकतांत्रिक सरकार में ये नहीं होता।
लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। प्रत्येक मतदाता का एक ही नियम होता है, चाहे वो पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वो कह रहा है कि लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। आप किसी भी मतदाता को देखोगे, मतदाता का एक ही तरीका होता है वोट देने का। सब एक ही तरीके से वोट देते हैं, एक ही प्रकार से वोट देते हैं, एक ही नियम अपनाते हैं, है ना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और भी बिंदु उसने बता रखे हैं। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करता है। इसमें जीवन के क्षेत्र की विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, उनके अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं। वो कह रहा है कि सरकार में जब लोग आते हैं, जो सरकार चुनी जाती है उसमें जितने भी लोग होते हैं, सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके अधिकार कानून द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। तो एक प्रकार से सामाजिक विविधता को समायोजित एक साथ लाया जाता है संविधान के द्वारा लोकतंत्र में। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मैंने कहा लोग सवाल पूछकर और किसी भी मामले में जानकारी मांगकर सरकार के कामकाज पर नज़र रख सकते हैं। अब ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऑप्शन में है, या तो आपको ये वाला करना है या फिर ये वाला। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है। दक्षिण एशिया के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों? किसी भी कमियों के बावजूद जो हम शासन के लोकतांत्रिक मॉडल को देख सकते हैं, ये अभी भी दक्षिण एशिया सहित पूरी दुनिया में सरकार का सबसे पसंदीदा रूप है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ऑलरेडी कि अब पूरे विश्व में भी अगर हम नज़र मारें तो ज़्यादातर जो विश्व के लोग हैं वो अब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही सबसे पसंदीदा मानते हैं। एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि शामिल हैं। और इसके क्या कारण है इस लोकतंत्र को पसंद करने के? वो कारण बताता है वो। पहला पॉइंट, लोग पाकिस्तान को छोड़कर लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें ये चुनने का अधिकार है कि नियमित चुनावों के माध्यम से कौन उन्हें नियंत्रित करता है। क्या कहने का मतलब है इसका? वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें पता है कि उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो इस चीज़ को निश्चित कर सके कि उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, सरकार कौन चलाएगा। दूसरा, चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और अपनी स्थिरता सुनिश्चित करती है, अपने वादों को पूरा करती है। वही मैंने आपको बताया था जवाबदेही वाला। जो सरकार चुनी हुई होगी वो जवाबदेह होगी, वो जनता के सवालों का जवाब देगी और जनता से जो उसने वादा किया वो उसको निभाएगी और अपनी स्थिरता को सुनिश्चित करेगी। तीसरा क्या है? लोकतंत्र पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता मतलब सरकार जो काम कर रही है वो जनता को साफ साफ दिखेगा कि क्या काम किया, कितना काम किया। लोकतंत्र अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता जो उसको मिली हुई है लोकतंत्र में, उसको सुनिश्चित किया जाता है। लोकतंत्र इस बात का आज़ादी देता है कि आप संविधान में दिए गए अपने अधिकारों के प्रति फ्री हैं। आप संविधान में जो आपको अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता आपके प्रति। ठीक है, इसलिए क्या है, ये बेहतर मॉडल साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्वीकरण है, विश्व में हमारा जो स्तर है, हर एक देश जो अपना स्तर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आप सब सुनते हो ना, आईटी, कंप्यूटर आईटी वगैरह पढ़ते हो, उसमें उसकी भूमिका क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसे हासिल करने के क्या तरीके हैं? दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचना को तुरंत एक्सेस करने, दूर दराज के क्षेत्रों के संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये उपग्रह संचार उपकरणों द्वारा सुगम बनाया जाता है। इसमें क्या कह रहा है ये कि आईटी से क्या फ़ायदा हुआ है कि दूर संचार सुविधाएं जितनी भी थी, मान लीजिए टेलीग्राफ हुआ, टेलीफोन आया, फिर फ़ोन आया, फिर फैक्स आया, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि दूर दराज के दुनिया में भी संपर्क करने में हमें सहायता करती हैं। अब जैसे आप होते हो, आप ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर के अलावा या अपने पड़ोस के अलावा कहीं बात नहीं कर सकते। आप लंदन में भी बैठ के बात कर सकते हो, है ना। आप विदेश में बात कर सकते हो, आप देश के किसी दूसरे हिस्से में बात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये जो दूर संचार सुविधाएं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से, उनके विकास होने से मिली हैं। और ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? उपग्रह संचार उपकरण यानी कि सैटेलाइट्स जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे ये पॉसिबल हो पाता है कि आप दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हो। इंटरनेट आईटी क्षेत्र में सबसे अविश्वसनीय आविष्कार होने के कारण देशों और लोगों के बीच के अंतर को और कम कर दिया है। अब क्या है, आप इंटरनेशनली कांटेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो कॉल करते हो, आप कॉल करते हो, एसटीडी कॉल करते हो, आईएसडी कॉल करते हो। आप विदेशों में, अब जितनी एमएनसीज कंपनी होती हैं उसमें सब विदेशों से कांटेक्ट करते हैं, है ना। तो जो क्या है, दुनिया के लोगों के बीच में जो गैप है, जो अंतर था, वो बहुत कम हो गया है।
तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी ने सेवा के उत्पादन में को पूरे देश में फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। एक उत्पाद दुनिया के एक हिस्से में डिजाइन किया जाता है, दूसरे में इकट्ठा होता है, तीसरे में बेचा जाता है। विभिन्न भौगोलिक स्तरों पर समन्वय और पर्यवेक्षण इंटरनेट के कारण संभव हो गया है। अब वो कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी से सेवा के उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा फर्क आया। कैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई कार है, उस कार का स्टीयरिंग व्हील किसी देश में बना, ठीक है, इंजन किसी और देश में बना, उसकी बॉडी किसी और देश में बनी, है ना। तो क्या होता है कि ऐसा होता है, फिर उसको असेंबल किया जाता है किसी और देश में। तो उससे क्या हुआ है, और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है कि आप इस बात की जानकारी रख सको कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है ना, कि वो असेंबल होके एक पूरी कार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, कैसे पता चलेगा? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू आपको क्या हो गया है, इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हो, बताया, फैक्स कर सकते हो, मेल्स कर सकते हो, आप जानकारी रख सकते हो, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। उससे क्या हो गया है कि सेवा उत्पादन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, आपको वो करना है या फिर ये करना है। भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करें। वो कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण फैल गया है, जो एक देश का और देशों के प्रति क्या विचार है, या फिर और देशों के मन में हमारे देश के प्रति क्या विचार है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे देश पर, भारत पर, उसका आकलन करना है, उसके बारे में बताना है। वैश्वीकरण का भारत और उसके लोगों पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में देखा जा सकता है। एलपीजी नीति ने भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। क्या हुआ, एलपीजी नीति आई, ठीक है, जिसने एक तरफ स्थानीय लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी, लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ताओं को चुनने के लिए कई विकल्प दिए। अब ऐसी कई सारी नीतियां बनी जिसमें भारत को व्यापार करने के लिए, विदेशों से व्यापार करने के लिए, या विदेशों को भारत से व्यापार करने के लिए कई सारे दरवाजे खोल दिए गए, विदेशी कंपनियों को खोल दिया गया, है ना। तो एमएनसी कंपनियों को, कितने सारी एमएनसी कंपनियां आ गई हैं गुड़गांव में, नोएडा में, आप देखते हो ना। तो उसमें क्या हुआ है कि विदेशी कंपनियों को एक दरवाज़ा मिल गया है कि भारत में वो आएँ, भारत में अपना जो बिजनेस है, अपना जो व्यापार है, उसको विकसित करें और ज़्यादा। तो उसमें क्या है, स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा मिली है, यानी कि जो ऑलरेडी लोकल व्यापार लोग कर रहे हैं उन लोगों को कंपटीशन मिल गया है। लेकिन क्या है, उपभोक्ता को चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं। अब आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हो, तो आपके पास, अगर आपको मान लीजिए कि शैम्पू ही लेना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है शैम्पू के। आपके पास एक ही ऑप्शन तो नहीं कि जो भारत में बनता है वही आपको मिलेगा। आपके पास 50 ऑप्शन होते हैं और सारे भारत में नहीं बनते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इससे, वैश्वीकरण से। भारत ने विदेश निवेश में वृद्धि देखी है, यानी कि जो भारत पैसा विदेशों में निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी तरीके से। मान लीजिए कि कोई जॉइंट प्रोजेक्ट चलाया, इंडिया और डेनमार्क ले लीजिए, कोई भी और देश ले लीजिए, भारत और किसी और देश के बीच में कोई डील होती है, तो उसमें क्या करता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को या अपनी किसी सेवा को भारत में लाने के लिए भारत के साथ डील करती है, तो भारत वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो भारत की जो पैसा इन्वेस्ट करने की जो दर है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। उपभोक्ता अब सीमित नहीं है, वो अब उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सकते हैं। कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार दिया है। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि अब अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं तो एक प्रोडक्ट के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको एक ही कंपनी नहीं मिलती, आपके पास 50 कंपनियां होती हैं जिसमें से आप आराम से चूज़ कर सकते हो कि आपकी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है। भारत ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में तेज़ी देखी है, जिसमें से कई ने देश में सफल शाखाएं स्थापित कर दी हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी एमएनसीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में भी अपनी शाखाएं आसानी से और बड़ी सक्सेसफुली स्थापित कर दी हैं। इससे बड़ी कंपनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार के साथ साथ काम भी हुआ है। अब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री यहाँ स्थापित कर ली, क्योंकि उसे कच्चा माल भारत में ही मिलेगा, इसलिए उसने यहाँ फैक्ट्री बना ली। अब वो जब यहाँ फैक्ट्री उसने बना ली तो भारत में उसको कच्चा माल आराम से मिल जाएगा, लेकिन उसको इसके लिए क्या चाहिए, मैन पावर। फैक्ट्री में उसको काम कराने के लिए मैन पावर तो चाहिए, मजदूर चाहिए ना। तो वो मजदूर अगर उसको इंडिया में ही से वो ले लेता है तो भारत में क्या हुआ, रोजगार को बढ़ावा मिला। कुछ उभरते हुए क्षेत्र सेलफोन, ऑटोमोबाइल आदि हैं। इसका एग्जांपल उसने दिया, जैसे सेलफोन या ऑटोमोबाइल वगैरह हैं, जहाँ उसने ऑप्शन की बात की। आप कोई फ़ोन लेने जाते हो तो आपके पास एक कंपनी नहीं है, आपके पास 10 कंपनियां हैं जिसमें से आप फ़ोन चूज़ करते हो। सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां वैश्वीकरण से भी लाभान्वित हुई हैं। आईटी क्षेत्र शीर्ष पर है, जिसमें सेवा प्रदान करने वाली सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण किस वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ा है, आईटी की वजह से।
है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसी वजह से तो वैश्वीकरण पॉसिबल हो पाया है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन नंबर डी है, केस आधारित प्रश्न, जिससे हम आपको केसेस दिए हुए हैं और इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पहले इसको पढ़ना है, जो आपको पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ना है आपको, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है कि ये कमजोरों का हथियार है, लेकिन शक्ति जो इस लेख का विषय है केवल मजबूत द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ये शक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, वास्तव में यह गहन गतिविधि की मांग करता है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय था। सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है। सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता, वो अपना विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में कोई दुर्भावना नहीं है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मा शक्ति है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सत्याग्रह की इंपॉर्टेंस जो है वो गांधी जी अपने बता रहे हैं। सत्य आत्मा का मूल तत्व है, इसलिए इस शक्ति को सत्याग्रह कहते हैं। आत्मा को ज्ञान से सूचित किया जाता है, उसमें प्रेम की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। यह निश्चित है कि भारत हथियारों के बल पर ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध देवता की पूजा करते हैं और वो सभी जैसे जैसे शस्त्र धारण करने वाले बन सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं उठा सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को अपना बना लिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते हैं। गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानते हैं क्योंकि उत्पीड़न के सामने हिंसा को दूर करने के लिए गहन प्रयास करना पड़ता है। हिंसा का जवाब देना आसान है, लेकिन सच्चाई और शांति को कायम रखने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। केवल शुद्ध आत्मा वाला ही इस मार्ग पर चल सकता है। यह आपको इस पैराग्राफ के थ्रू वो बता रहे हैं। देखो, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है, बिना हथियारों के किसी भी चीज के लिए प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना। ये कमजोरों का हथियार कहा जाता है, लेकिन जो शक्ति इसमें है वो किसी में नहीं होती है। क्योंकि हथियार का इस्तेमाल करके तो कोई भी लड़ सकता है। बिना हथियार का इस्तेमाल करे अगर आप किसी से लड़ते हो, प्रतिरोध करते हो और उसका सामना करते हो, उसका सच्चाई और शांति के साथ सामना करना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है। केवल शुद्ध आत्मा वाला ही इस मार्ग पर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया। अब जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया और उनके दर्शन में, यानी कि उनकी फिलॉसफी में, उनके विचारों में जो विश्वास रखते थे, उन लोगों ने सत्याग्रह को कैसे लिया। कई औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ अफ्रीका में घड़ियन सत्याग्रह सफल साबित हुआ। उनकी उपलब्धियां भारत के नेताओं के लिए विदेशी नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने इस मॉडल को भारतीय परिदृश्य में लॉन्च किया तो इसने वर्षों से व्यापक स्वीकृति और जनता की भारी भागीदारी देखी। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि गांधीवादी सत्याग्रह को जो उनकी फिलॉसफी में, उनकी विचारधारा में जो लोग मानते थे, वो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में वो एक तरफ से अपना आंदोलन चलाकर आ चुके थे। वहाँ से वो बहुत फेमस हो गए थे गांधी जी ऑलरेडी, कि वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी सरकार का सामना किया था और उनको, वहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिलाए थे। तो जब इंडिया में, भारत में ये सत्याग्रह चालू हुआ और गांधी जी ने आगे जाकर नेतृत्व किया कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा सत्याग्रह में, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसे स्वीकृति दी और उसमें भागीदारी की। गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का नया तरीका क्यों माना गया। सत्याग्रह को अन्याय का विरोध का नया तरीका माना गया क्योंकि उस समय भारत शस्त्र लड़ाई करने में अंग्रेजों को हराने की स्थिति में नहीं था। मतलब भारत के पास उतना हथियार या उतना क्या बोलते हैं उसको, कितना अगर हिंसक तरीका अपनाता भी ना तो सशस्त्र लड़ाई नहीं लड़ सकता था वो, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त बहुत मजबूत थे। अंग्रेजों के पास हथियार ज़्यादा थे, उनके पास सैनिक ज़्यादा थे। भारत के पास ना इतने हथियार थे, ना इतने सैनिक थे और ना इतने नेता थे जो उसका नेतृत्व कर सकते लड़ाई का। निष्क्रिय प्रतिरोध का यह तरीका सत्य पर आधारित था। जो निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी जी ने अपनाया वो किस पर बेसिस था, सत्य और अहिंसा पर। उत्पीड़क के विवेक को आकर्षित कर सकता था, ये महान बलिदान की मांग करता था और लोग उसे देने को तैयार थे। गांधी जी कहते थे कि सत्य अहिंसा आपसे बलिदान मांगता है, वो लोग देने को तैयार भी हो गए थे। सत्याग्रह ने जनता को लामबंद किया और मतभेदों के बावजूद उन्हें एक इकाई के रूप में लड़ने के लिए साथ लाया। सत्याग्रह से क्या हुआ, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़कर और ज़्यादा पास आए और उन्होंने एकजुट होकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है पैराग्राफ। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है उसने संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में परिवर्तन की गति तेज हो गई है। संचारक या रिसीवर की भौतिक गति के बिना लंबी दूरी का संचार कहीं अधिक आसान है। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिनमें टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल हैं, देश में संचार के प्रमुख साधन हैं। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में बड़ा है। यह आपको किस बारे में बता रहा है, अब संचार के माध्यमों में जो विकास हुआ है उसके बारे में।
ये पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड और लिफाफों को प्रथम श्रेणी की मेल माना जाता है और इन्हें जमीन और हवा दोनों को कवर करने वाले स्टेशनों के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में बुक, पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। इन्हें भूतल डाक द्वारा ले जाया जाता है जो भूमि और जल परिवहन को कवर करता है। बड़े शहरों और कस्बों में डाक की त्वरित मतलब जल्दी डिलीवरी की सुविधा के लिए हाल ही में 6 मेल चैनल शुरू किए गए हैं। उन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और आवधिक चैनल कहा जाता है। अब इसके आपके क्वेश्चंस हैं। भारतीय डाक नेटवर्क की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वो कह रहा है कि भारतीय डाक नेटवर्क जो है, किस तरह आप डाक डालते हो, डाक जाती है और कुछ इंसान के पास पहुंचती है, उसके बारे में उसकी भूमिका बतानी है। भारतीय डाक नेटवर्क हमारे संचार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने देश को संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में संलग्न होने में मदद की है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, साधारण पोस्ट जैसी विभिन्न सुविधाएं। आप डाक में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने लगी हैं? आप स्पीड पोस्ट करा सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट करा सकते हो, बिजनेस पोस्ट करा सकते हो और साधारण लेटर पोस्ट कर सकते हो। भारतीय डाक नेटवर्क पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। ये कार्ड, लिफाफे, पैकेट, समाचार पत्र। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार में आप किसी को कार्ड भेजते हो, है ना, न्यू ईयर्स पे कार्ड भेजा करते थे, क्रिसमस पे कार्ड भेजते हैं, तो कार्ड भेजते हो, लिफाफे भेजते हो, पैकेट्स भेजते हो, न्यूज़पेपर्स जाते हैं, मैगजीन्स जाती हैं, तो इनको ना सिर्फ गाड़ी के थ्रू ज़मीन पर बल्कि हवा में एयरलिफ्ट के साथ ही किसी और देश में भी अगर वो चीज़ जानी है तो बाय प्लेन भी डाक जो है वो पहुंचाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच अंतर बताओ। वो कह रहे हैं जनसंचार और व्यक्तिगत संचार में क्या फ़र्क है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जनसंचार से मतलब होता है जनता के लिए। संचार के लिए किसी भी माध्यम का प्रयोग जनसंचार को संदेश देने के लिए किया जाता है, जिसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र। कहने का मतलब जनसंचार क्या हुआ, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कुछ संदेश दिया जाता है, पूरी जनता को दिया जाता है। और व्यक्तिगत संचार क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। संदेश का आदान प्रदान टेलीफोन, ईमेल, लिखित आदि के माध्यम से होता है। व्यक्तिगत संचार 2 लोगों के बीच में होता है, जनसंचार जनता के बीच में होता है ना। आप न्यूज़ सुनते हो, न्यूज़ को एक आदमी के लिए तो नहीं बोली जाती, सबके लिए बोली जाती है ना। तो न्यूज़ क्या हुआ, जनसंचार। और आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो और कोई तो नहीं सुनता ना आप टेलीफोन पे क्या बात कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, व्यक्तिगत संचार। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण करें। वो कह रहा है कि राष्ट्र के लिए संचार कितना जरूरी है। विश्व आज एक वैश्विक गांव है, इसमें संचार की प्रमुख भूमिका होती है। इसने एक राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को और दुनिया के सभी देशों को करीब ला दिया। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, संचार के से क्या हुआ है कि ज़्यादातर देश आपस में करीब आ गए हैं। एक सुविकसित संचार अवसंरचना के बिना कोई भी राष्ट्र विश्व में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। अगर अच्छे तरीके से बनी हुई संचार साधन नहीं होंगे या संचार व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी देश आगे विकसित नहीं हो सकता। हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे महामारी ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया और विभिन्न देशों में कंपनियों के लिए उनके घरों तक सीमित कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि संचार वो ईंधन है इस पर वर्तमान दुनिया चलती है। मान लीजिए लॉकडाउन का एग्जाम्पल दे रहा है ना। जब लॉकडाउन था तो क्या था, अब कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, मिल नहीं सकता था, तो संचार आपस में बिल्कुल रुक गया था। लेकिन फिर भी टेलीफोन्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू सब बात करते थे ना आपस में, किसी का किसी से कांटेक्ट नहीं टूटा, है ना। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया, संचार की वजह से। संचार के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को घरों में सीमित तो हुए वो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उनका संचार जो है आपस में नहीं रुका। ठीक है, ये आपके सेक्शन डी भी खत्म हो गया। आपका सेक्शन ई लास्ट सेक्शन है बच्चों, ये मानचित्र का सेक्शन है आपका। इसमें आपको मानचित्र में ये 2 जगह दी गई हैं, ये भी आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्शन ए कर सकते हो या बी कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था उसको बताना है, और नामरूप थर्मल प्लांट बताना है। और सेकंड ऑप्शन में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताना है और राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है। देखो आपका राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ है, आपका कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में, है ना। नोएडा आपका कहाँ पड़ेगा, यूपी में आपका यहाँ है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और जो जगह है ये, वो स्थान जहाँ हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था वो चौरी चौरा में हुआ था। चौरी चौरा कहाँ हुआ था, यूपी में, यहाँ इस जगह पर। और नामरूप थर्मल पावर प्लांट जो है वो आसाम में है, और आसाम आपका कहाँ है, यहाँ। तो ये आपका मानचित्र है, इस तरह आपको मानचित्र में ये चीज़ें दिखानी है। तो बच्चों आपका CBSE का SST का जो आपका सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको अब इसको ध्यान से पढ़ना है और खूब प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।